Hello everyone, I am Preeti Sharma, Extension Lecturer in Commerce Department in GCG Palwal Kurukshetra. Today I will tell you about the leadership styles that are used in leadership. तो मेनली जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं वो डिपेंड करते हैं अलग अलग सिचुएशंस पे। कंपनी में जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग वैसा ही लीडरशिप स्टाइल अडोप्ट किया जाता है। अगर हम लीडरशिप स्टाइल्स की बात करते हैं तो मेनली 3 टाइप के जो लीडरशिप स्टाइल है उनको फॉलो किया जाता है। तो हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इस स्टाइल को हम लीडर सेंटर स्टाइल भी बोलते हैं, क्योंकि इस स्टाइल में जितनी भी अथॉरिटी होती है या पावर होती है वो सारी की सारी लीडर के पास रहती है। लीडर क्या करता है, लीडर बिना अपने एम्प्लॉयज़ या फिर अपने बिना फॉलोअर्स से कंसल्ट किए सारे के सारे डिसीजंस खुद ही ले लेते हैं। यहाँ पे अगर एम्प्लॉयज़ हैं वो केयरलेस हैं, काम नहीं करते हैं या फिर कामचोर टाइप के हैं, तो उस केस में लीडर क्या करते हैं, लीडर उनको पनिशमेंट या फिर फियर दिखा के उनसे काम कराते हैं। यहाँ पे हमेशा लीडर के बीच में और उनके फॉलोअर्स के बीच में फॉर्मल रिलेशंस रहते हैं, क्योंकि वो कोई एक्स्ट्रा उनके बीच में जो रिलेशन होगा या जो कम्युनिकेशन होगा वो मेनली पॉलिसीज़ को लेके, इंस्ट्रक्शंस को लेके, गाइडलाइंस को लेके रहेगा। और जो भी कम्युनिकेशन का वे होगा वो हमेशा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रहेगा। यहाँ पे लीडर अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करने के लिए हमेशा उनको फियर या फिर पनिशमेंट का एक तरह से सहारा लेते हैं, क्योंकि रिवॉर्ड सिस्टम को इसमें फॉलो नहीं किया जाता है। अगर लीडर चाहता है कि वो अपने फॉलोअर्स से अच्छा काम कराए तो उससे उनसे अच्छा काम कराने के लिए लीडर हमेशा अपने फॉलोअर्स को उनको डर दिखाएगा, उनको सजा देने की बात कहेगा। तो इस तरह से जो वर्कर्स हैं वो काम को अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो इंटरनली मोटिवेट नहीं होते हैं, बट वो फियर के डर से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वर्कर्स है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट कुछ टाइम के बाद वर्कर की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होती चली जाती है। यहाँ पे जो पावर होती है वो सारी की सारी लीडर के हाथ में रहती है, तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रहता है। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ के जो ओपिनियंस हैं उनको लीडर किसी भी वे में अपने डिसीजंस में इंक्लूड नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ जो फॉलोअर्स होते हैं सिर्फ उनके पास इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का ही काम होता है। किसी भी डिसीजन में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं, उनको काम बता दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट हुए हैं। तो अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो इस लीडरशिप स्टाइल में क्या फीचर रहेगी, तो सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्मल रिलेशन रहेगा। जो लीडर है अपने फॉलोअर्स के साथ हमेशा फॉर्मली बिहेव करेंगे। जो उनका स्ट्रक्चर के लेवल पे, जिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लेवल पे वो सिचुएटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने रिलेशंस के अकॉर्डिंग ही अपना बिहेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अथॉरिटी पावर होती है वो मेनली जो लीडर होते हैं उनके हाथ में होती है। फॉलोअर्स को कोई भी डिसीजन लेने की पावर नहीं होती है। एक व्यक्ति सारे निर्णय को लेता है और वो व्यक्ति लीडर होता है। उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल मैन डिसीजन प्रोसेस होती है। सिंगल मैन या फिर अकेला आदमी ही निर्णय लेता है। वो अपने निर्णय में किसी भी और पर्सन को इंक्लूड नहीं करता है। उसके बाद अगर हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए या फिर उनसे काम कराने के लिए फियर या फिर पनिशमेंट का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पे हमेशा नेगेटिव रिलेशन रहेगा या फिर नेगेटिव मोटिवेशन रहता है, क्योंकि अगर वर्कर्स से काम कराने के लिए उनको रिवॉर्ड दें हम, या उनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स दे या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे, तो उस केस में वर्कर्स है वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं और अच्छे से काम करते हैं। बट अगर हम फियर या पनिशमेंट का सहारा लेके वर्कर्स से काम कराते हैं तो उस केस में उनका नेगेटिव मोटिवेशन रहता है। उसके बाद बिलीफ की अगर हम बात करते हैं तो जो लीडर होते हैं वो उनका विश्वास नहीं होता है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। लीडर क्या सोचते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो कामचोर टाइप के हैं, वो काम करना पसंद नहीं करते हैं, तो उनसे काम कराने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस केस में जो लीडर है वो अपनी सोच की वजह से भी, या एक तरह से उनकी जो बिलीफ है, उनका जो विश्वास है कि लीडर ऐसा सॉरी जो वर्कर्स हैं वो इस तरह के नेचर के हैं, कामचोर टाइप के हैं, उनको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में भी जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को उसमें इंक्लूड नहीं करता, डिसीजंस में इंक्लूड नहीं करता है। उसके बाद इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं
वो काम से जी चुराते या फिर काम को करना पसंद नहीं करते। इस वजह से उनको डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। पर हमेशा हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है, कुछ एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे भी होते हैं और एम्प्लॉयज़ हैं इसमें बहुत ही ओबीडेंट मैनर में बिहेव करते हैं। जो भी लीडर आके बोलता है या जो भी लीडर डिसीजंस लेता है, एम्प्लॉयज़ बिना उसको रजिस्ट किए उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद इसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रहता है, क्योंकि जो लो लेवल वाली अथॉरिटीज़ हैं या फिर जो फॉलोअर्स हैं, उनके पास पावर नहीं होती है कि वो किसी भी निर्णय में पार्टिसिपेट करें या फिर अपने कोई भी ओपिनियन है वो ऊपर वाली हाई अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करें। तो उस केस में जो इंस्ट्रक्शंस, जो गाइडलाइंस, जो पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट क्रिएट करते हैं, उन्हीं पॉलिसीज़ को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो इस केस में हमेशा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रहता है। नीचे वाली जो अथॉरिटीज़ है, नीचे वाली जो पार्टी है, वो ऊपर वाली पार्टी से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करती है। उसके बाद हमेशा इसमें टाइट कंट्रोल रहता है। टाइट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि जो भी वर्कर्स को जो भी काम दिया जाता है, अगर लीडर चाहता है कि वो अच्छे से काम करें, तो उसके लिए बार बार चेकिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कंट्रोल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बार बार सुपरविजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उनके काम को चेक करने के लिए बार बार एक तरह से जो लीडर है या खुद से या फिर जो किसी सुपरवाइजर को अपॉइंट करके बार बार एम्प्लॉयज़ के काम को चेक करा सकते हैं या फिर उनका सुपरविजन करा सकते हैं। तो उस केस में भी यहाँ पे सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस चीज़ के बहुत, अगर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जाता है तो उस चीज़ के बहुत फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत ही जल्दी डिसीजंस ले लिए जाते हैं। अगर लीडर सारे एम्प्लॉय से कंसल्ट करने के बाद डिसीजन लेता है तो उस केस में डिसीजन में देरी रहेगी या फिर डिले हो जाएगा। अगर लीडर खुद से डिसीजन लेता है तो वो बहुत ही क्विकली और बहुत ही जल्दी डिसीजंस को ले पाते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे बेनिफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो अनएजुकेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, जो कम पढ़े लिखे एम्प्लॉयज़ हैं, उन जिनको नॉलेज नहीं है एक तरह से, तो उनके लिए भी ये मेथड सूटेबल रहता है। उनके लिए सूटेबल क्यों है? क्योंकि जो पढ़े लिखे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने आप से सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उनको पता होता है कि किस वे में काम को करना है। पर जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं उनको किसी भी वे में पता नहीं होता कि कैसे काम को करना है, क्योंकि ना तो वो पढ़े लिखे होते हैं, ना ही वो पॉलिसीज़ को पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए एक स्पेशल लीडर इंस्ट्रक्शंस को राइट डाउन करके या फिर उनको इंस्ट्रक्शंस बता के उनसे काम कराते हैं। उसके बाद है जो मैनेजर्स होते हैं, उनके लिए हमेशा मोटिवेशन का सोर्स रहता है, क्योंकि मैनेजर्स प्लानिंग फंक्शन में बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं और उन प्लान्स को अचीव करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स करते हैं। अब उन एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो उन एफर्ट्स की हेल्प से जो मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉय से काम करा सकते हैं। उनको एक तरह से मोटिवेट करके उनको अपने अकॉर्डिंग ढाल के तो उनसे काम करा सकते हैं। तो इस केस में मैनेजर्स के लिए हमेशा ये मोटिवेशन फैक्टर रहेगा कि जो उन्होंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वर्कर से काम करा लिया है। उसके बाद हमेशा इसमें सेटिस्फैक्टरी वर्क होता है, क्योंकि हमेशा काम के ऊपर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल बना रहता है। हमेशा काम की इंस्पेक्शन होती रहती है, वर्कर कैसा काम कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर की अपॉइंटमेंट की जाती है। तो उस केस में काम स्टार्टिंग से ही, क्योंकि निगरानी के अंदर काम हो रहा है, तो उस केस में काम में कमी होने के चांसेस बिल्कुल रेयर होते हैं। तो यहाँ पे हमेशा काम अच्छा रहेगा या फिर सेटिस्फैक्टरी वर्क रहेगा, जिसमें कोई भी हम कमी ना निकाल पाए। अब इस मेथड के जितने फ़ायदे उतने इसके नुकसान भी हैं। नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला तो यही है कि इसमें मोटिवेशन की कमी रहती है। इस वाले स्टाइल में वर्कर्स को हम मोटिवेट कर सकते हैं, पर जो मोटिवेशन होगा वो नेगेटिव रहेगा और वो कुछ टाइम के लिए ही चलेगा। हम वर्कर्स को इंटरनली मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद इसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो भी आपकी रिड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वर्कर्स को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे तो मोटिवेशन ना होने की वजह से उनका मोराल है वो डिक्रीज रहेगा। अगर मोराल डिक्रीज रहता है तो उस केस में मोराल का और प्रोडक्टिविटी का एक तरह से रिलेशन है। अगर मोराल ज़्यादा है तो उस केस में प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा रहेगी। मोराल डाउन है आपका तो उस केस में प्रोडक्टिविटी भी डाउन ही रहेगी। तो इस केस में यहाँ पे अगर फॉलोअर्स नहीं है या वो मोटिवेटेड नहीं है तो उस केस में प्रोडक्टिविटी आपकी वो कम रहेगी। उसके बाद कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो इस तरह के स्टाइल का विरोध करते हैं। विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि उनके मन में हमेशा ये बात रहती है कि हमसे मशीनों की तरह काम कराया जा रहा है। उनको एक तरह से एम्प्लॉयज़ की तरह या फिर ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट नहीं किया जाता।
तो इस केस में भी जो वर्कर्स हैं वो इस तरह के स्टाइल्स का विरोध करते हैं। उसके बाद हमेशा यहाँ पे पार्शलिटी के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो फेवरेट होते हैं लीडर्स के, तो लीडर उनसे कम काम कराते हैं, या फिर जो उनकी कमियां भी होती हैं उन कमियों को काउंट नहीं करते। जो लीडर होते हैं, जो उनके फेवरेट पर्सन होते हैं, उनसे वो काम कम कराते हैं, और जो उनके फेवरेट नहीं होते उनसे काम ज़्यादा कराते हैं। तो इस केस में यहाँ पे आप जो पार्शलिटी होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हम सूटेबिलिटी की बात करते हैं, ये मेथड कहाँ का भी सूटेबल रहता है, तो मेनली जहाँ पे मेंबर्स हैं वो अनएजुकेटेड हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उस केस में वर्कर्स हैं यहाँ पे अ, अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे अगर आपको क्विकली डिसीजंस लेने हैं, डिसीजन मेकिंग में टाइम की रिक्वायरमेंट कम रखनी है, केस में आपका ये वाला मेथड सूटेबल रहेगा। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की। तो इस वाले स्टाइल को हम ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं। इस वाले स्टाइल में जो डिसीजंस हैं वो लीडर और वर्कर्स मिलजुल के लेते हैं। इसमें सबसे पहले अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो सबसे पहले जो लीडर हैं वो अपने फॉलोअर्स के आगे प्रॉब्लम्स को रखते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम की स्टडी करने के बाद सारे फॉलोअर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू उस डिसीजन के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। अगर लीडर को फाइनली लगता है कि सबके आइडियाज़ ठीक हैं और उनके डिसीजन में ये हेल्प कर सकते हैं, तो फाइनली उनसे कंसल्ट करके जो भी पर्सन है उनसे कंसल्ट करने के बाद फाइनली जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। इसमें एक तरह से जो वर्कर्स हैं उनके अंदर सेटिस्फेक्शन की भावना जनरेट होती है। सेटिस्फेक्शन की भावना जनरेट इसलिए होती है क्योंकि उनको हर बड़े फैसले में इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो उसकी वजह से उनके अंदर इनिशिएटिव की भावना, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी, उनका काम के लिए डेडिकेशन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी इम्प्रूव होती हैं। तो यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इग्नोर नहीं किया जाता है, उन पे फोकस किया जाता है, और उनके सजेशंस के बेसिस पे ही फाइनली डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक तरह से दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और अगर सब कुछ सही रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल पीस रहने की या फिर इंडस्ट्री में शांति रहने के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं। उसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करें तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के क्या फीचर्स हैं, तो सबसे पहले तो इसमें कोऑपरेटिव रिलेशन रहता है। तो जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर, सारे मिलजुल के एक दूसरे के साथ बर्तन निकालते हैं। अब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमारा कोऑपरेटिव रिलेशन रहता है। तो जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो सारे यहाँ पे मिलजुल के काम करते हैं, क्योंकि जो भी डिसीजन लेना होता है सारे मिलजुल के लेते हैं, तो इसकी वजह से भी उनके अंदर सहयोग की भावना है वो जनरेट होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पॉजिटिव मोटिवेशन रहता है। पिछले वाले में या फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में फिर या फिर पनिशमेंट दिखा के वर्कर्स को मोटिवेट किया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कुछ उनको इंसेंटिव्स दे के, जैसे कि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी कर दी, या फिर उनको कोई और वेजेस दे दिया, कुछ और बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, तो इस बेसिस पे एक तरह से मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दे के उनको मोटिवेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमेशा लीडर का विश्वास रहता है कि उनके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, उनका काम के प्रति इंटरेस्ट है, और वो काम करने की इच्छा भी रखते हैं, और वो अच्छे से काम भी परफॉर्म करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो लीडर हैं वो अपने फॉलोअर्स पे या फिर अपने एम्प्लॉयज़ पे यहाँ पे विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन रहता है। ऑटोक्रेटिक में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रहा, बट यहाँ पे ओपनली फॉर्मल प्लस में इनफॉर्मल दोनों तरह के कम्युनिकेशन रहते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, चाहे वो डाउनवर्ड है चाहे वो अपवर्ड है, आपस में सारे एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो भी लीडर हैं वो आपस में सारे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। सारे एम्प्लॉयज़ मिलके एक तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि जो लीडर है वो खुद से आएगा, डिसीजन लेगा और आगे अपने वर्कर्स को अनाउंस कर देगा। यहाँ पे जो भी फाइनली डिसीजन लेना होता है उसके वो सबसे कंसल्ट करने के बाद लिया जाता है। उसके बाद है कोऑपरेटिव बिहेवियर अमंग एम्प्लॉयज़, कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के अंदर एक तरह से
कोऑपरेशन की भावना है वो जनरेट होती है, क्योंकि सब मिलजुल के काम करते हैं, सबके अंदर उत्साह है वो जनरेट होता है। तो इस केस में भी जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर कोऑपरेटिव बिहेवियर की या फिर जो एक तरह से कोऑपरेशन की भावना है वो जागरूक होती है। उसके बाद है यहाँ पे कोई टाइट कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि हमारा ऑटोक्रेटिक में था। यहाँ पे कोई भी आपको सुपरविज़न करने की या फिर चेकिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनसे मिलके ही निर्णय लिया जाता है और वर्कर्स को पता रहता है कि किस काम के लिए निर्णय लिया गया है और वो काम को कैसे अचीव करना है। तो उस केस में भी यहाँ पे जो बार बार उनको चेक करने के लिए या फिर उनको सुपरवाइज करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अब अगर हम फ़ायदे की बात करते हैं तो फ़ायदे बहुत सारे होते हैं इस मेथड के। सबसे पहला तो जो वर्कर्स हैं वो मोटिवेटेड होते हैं, उनको मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मोटिवेशन हमारा होता है तो मोटिवेशन की वजह से जो वर्कर्स का मोराल है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। अगर वर्कर्स का मोराल इंक्रीज़ होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, तो उस केस में वो जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे, और अच्छे से काम करेंगे तो मोटिवेशन के बेसिस पे ही आपकी उत्पादकता या फिर जो प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज होती है। उसके बाद यहाँ पे जो हमेशा इंडस्ट्री के अंदर पीस बना रहता है, शांति बनी रहती है, क्योंकि जो इस तरह के डिस्प्यूट्स वगैरह थे, लड़ाई झगड़े थे, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, सारे मिलजुल के काम करते हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो कंपनी है उसके अंदर शांति बनी रहती है। उसके बाद है चेंजेस जो भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब के अकॉर्डिंग सबको ढालना पड़ता है। अगर कोई भी चेंजेस को नहीं अपनाता है तो उस केस में बहुत ही काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं उनको बार बार टाइट कंट्रोल करने की या फिर सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो उस केस में वो क्या करते हैं, एक बार वर्कर्स को गाइडलाइंस बता देते हैं और वर्कर्स उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बार बार उनको वर्कर्स को मोटिवेट करने की या फिर उनको एक तरह से काम को समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वर्कर्स जो मैनेजर्स अपना टाइम या जो लीडर अपना टाइम उनको सुपरविजन में लगाते हैं या उनको कंट्रोलिंग को चेक करने में लगाते हैं, वो इस टाइम को किन्हीं और कामों में भी लगा सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला तो यही है कि जो आपके अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कराना है तो यहाँ पे हमारे जो एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो अनएजुकेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है और वो किसी भी निर्णय में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो नहीं दे सकते। उसके बाद है जो डिसीजन इसमें लिए जाते हैं उनमें हमेशा देरी रहती है। देरी क्यों रहती है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक वो पड़े रहे हैं। वे सबसे कंसल्ट करने के बाद, सारे एम्प्लॉयज़ को पूछने के बाद ही फाइनली डिसीजन है वो लिया जाता है। तो सबसे कंसल्ट करने के बाद उसके बाद फाइनली सिलेक्शन करना, उसमें से एक छांटना, तो इन सारे कामों में ये सारे काम होने की वजह से डिसीजंस में देरी आती है। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स की वो कम हो जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कम होती है कि जो मैनेजर्स है वो काम तो करते हैं, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पसंद नहीं करते। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर दायित्व वो कैसे कम होंगे, खुद से ही करते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स यहाँ पे मोटिवेटेड होते हैं। उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वहाँ पे हम जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको उस डिसीजन में इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी कमी रह जाती है तो उस केस में जो मैनेजर्स हैं वो उस चीज़ के लिए जिम्मेवार रहते हैं। उसके बाद है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी में, तो सबके लिए अलग अलग हमें मोटिवेशन को फॉलो करना पड़ता है। जितना हो सके पॉसिबल हम क्या सोचते हैं कि जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं सबको अलग अलग मोटिवेशन के मेथड्स उनको प्रोवाइड कराएं। उसके बाद शूटेबिलिटी की बात करते हैं हम, तो ये मेथड कहाँ कहाँ पे शूटेबल है। तो अगर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो स्किल्ड हैं, एजुकेटेड पर्सन है, उनके पास काफ़ी नॉलेज है, तो उस केस में आपका ये मेथड शूटेबल रहेगा। उसके बाद अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, तो उस केस में भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम रोल की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी की भी रोल क्लियर नहीं है कि किसी को क्या क्या करना है आज। उसके बाद करते हैं तो यहाँ पे सबके रोल क्लियर होते हैं, सबको पता होता है कि किसको क्या क्या काम करना है, तो इस वजह से भी ये वाला मेथड हमारा शूटेबल रहता है। उसके बाद हम फ्री रियन लीडरशिप स्टाइल की बात करते हैं। तो फ्री रियन को लेस इज फेयर भी बोलते हैं, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड स्टाइल भी बोलते हैं,
क्योंकि इस वाले स्टाइल में जो मैनेजर्स होते हैं या फिर जो लीडर होते हैं वो अपने सारे जो इनके इम्पोर्टेंट काम करने होते हैं उन इम्पोर्टेंट काम को करते हैं, और जो डिसीजन लेने का काम होता है वो सबॉर्डिनेट्स पे छोड़ दिया जाता है। क्योंकि जो सीरियस है जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने का काम होता है वो सबॉर्डिनेट पे छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं उनको उनको एक तरह से विश्वास होता है सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। उनकी क्या बिलीफ होती है, वो ये सोचते हैं कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं या फिर जो फॉलोअर्स हैं वो इतने कैपेबल हैं कि वो खुद से अपने आप से डिसीजंस को ले पाएंगे। तो इस स्टाइल की तो फ्री रियल लीडरशिप स्टाइल को हम इंडिविजुअल सेंटर्ड स्टाइल भी बोलते हैं। इंडिविजुअल सेंटर्ड स्टाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लीडर है उनका रोल बिल्कुल ना के बराबर होता है, और जो इंडिविजुअल्स हैं या जो फिर एम्प्लॉयज़ हैं उनका रोल ज़्यादा होता है। जो भी कंपनी में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं वो सारे के सारे जो कंपनी में मुखिया है एक तरह से उनके द्वारा लिए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मुखिया की बात करते हैं तो मुखिया अपने और कामों में फोकस करता है, बट जो पर्सन जिसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इन कामों को कंप्लीट करता है। अब हम फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स में सबसे पहला तो यही हमारा कि जो लीडर है उनका अपने सबॉर्डिनेट्स में पूरा विश्वास रहता है। उनको पता रहता है कि हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं काफ़ी कैपेबल हैं और वो खुद से निर्णय को बिना लीडर की सलाह के ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है। हर डिपार्टमेंट अपने बिहाफ में एक तरह से या फिर अपनी तरफ से डिसीजंस को ले लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे अथॉरिटी रहती है वो उनका डिसेंट्रलाइजेशन रहता है। अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए है क्योंकि जो पावर है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे वर्कर्स के बीच में। उसके बाद है यहाँ पे जो मोटिवेशन है वो अथॉरिटी की वजह से आता है। अथॉरिटी की वजह से इसलिए आता है क्योंकि अगर किसी पर्सन को पावर हैंड ओवर कर दी जाए तो उस केस में वो काफ़ी सीरियस हो जाता है अपने काम के लिए भी। तो यहाँ पे जिस जिस पर्सन को अथॉरिटी मिलती जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता जाएगा। एडवांटेजेस में सबसे पहले तो यही है कि अगर सबॉर्डिनेट्स को पावर दे दी जाती है तो उस केस में उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और उनको अथॉरिटी मिलने की वजह से या फिर डिसीजन मेकिंग वो खुद से कर रहे हैं तो उस केस में भी जो उनका कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी जनरेट होता है। उसके बाद है जो वर्कर्स हैं उनके अंदर मोटिवेशन की भावना है वो जनरेट होती है। मोटिवेशन इसलिए होता है क्योंकि उनके कुछ ना कुछ अथॉरिटी दी जाती है, तो अथॉरिटी की वजह से या फिर जो उनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होने की वजह से वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। एंटरप्राइज के एक्सटेंशन की बात करते हैं तो मान लो अगर कोई कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि कंपनी का विस्तार करें, और अगर मान लो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड नहीं हैं तो उस केस में वो उस चीज़ का विरोध करेंगे। बट अगर आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं तो उस केस में वो विरोध करने की बजाय उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में सहयोग की भावना स्थापित करना बहुत ही मुश्किल काम था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस और क्या क्या हो सकते हैं तो दूसरा हमारा ये हो सकता है कि यहाँ पे जो मैनेजरियल पोस्ट है उसकी इम्पोर्टेंस दिन पे दिन कम होती जा रही है। इम्पोर्टेंस कम इसलिए हो रही है क्योंकि जो नाइस इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है। इम्पोर्टेंस कम इसलिए हो रही है अ, अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में ये है हमारा कि जो मैनेजरियल पोस्ट है उनकी इम्पोर्टेंस दिन पर दिन कम होती जा रही है। उनकी इम्पोर्टेंस कम होने का यही रीज़न है कि अगर मान लो एम्प्लॉयज़ इतने कैपेबल हैं वो खुद से डिसीजंस ले सकते हैं तो उस केस में उनके डिसीजन की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ती है।